नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमने सबसे शुरुआत की क्लासेस में ही जाना था कि भाई जो वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, एक ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो होनी नेसेसरी है, उसके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर वो नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। और ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है मेरे बच्चे? वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है नहीं, कि क्या हुआ और कब हुआ। समझ में आई बात? और क्या हुआ और कब हुआ ये दोनों चीजें वर्ब से हमें पता चलती हैं। तो और ये हर सेंटेंसेस में हमें पता होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में हमें टाइम का पता होना जरूरी है, ठीक है ना, कि वो सेंटेंस जो हमें बात कही गई है वो कौन से समय की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में हम आपने ध्यान दिया होगा कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो सिर्फ वर्ब की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ब का होना नेसेसरी है, ठीक है ना, इसलिए फॉर्म्स भी वर्ब की होती हैं। इसलिए वर्ब की फॉर्म ही हमें टाइम और क्या बताती है? स्टेट ऑफ एक्शन बताती है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे हम लिखेंगे। वर्ब होती हैं बेटा, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होती है बेटा वो क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। जो मेन वर्ब होती है बेटा उससे हमें क्या पता चलता है? मेन वर्ब से हमें पता चलता है कि ये क्या हुआ है, जो एक्चुअल एक्शन या फिर एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, कि प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है वो हमें किससे पता चलता है? मेन वर्ब से पता चलता है। और क्या पता चलता है? प्रोसेस और स्टेट ऑफ एक्शन। दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो नाम से ही पता चल रहा है हेल्प करने के लिए होती हैं। और वो किस चीज की हेल्प करने के लिए होती हैं? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आ जाती है तो ऐसे में हमें क्या होता है? टाइम का पता नहीं चल पाता। इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। इट हेल्प्स मेन वर्ब टू रिप्रेजेंट टाइम स्टेट ऑफ एक्शन एंड सिंगुलर स्टेट ऑफ एक्शन कोमा सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी। कि भाई सिंगुलर है, प्रेजेंट की अगर बात हो रही है तो वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट या प्लूरल, ये हमें पता चलता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आ जाती है। अगर हम बात करें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो ऐसे केस में वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म के साथ भी, वर्ब की फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ फॉर्म के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? ओके। हम्म
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, राम इज बीटिंग श्याम, तो राम किसको पीट रहा है भाई? श्याम को पीट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दो वर्ब हैं। दूसरी बात हमें एक बात जो ध्यान रखनी है, वो चलिए अभी नोट में करा दूंगा। जो वर्ब की ये फ्रेज है, इज भी वर्ब है और बीटिंग भी वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब कौन सी है कैसे पता चलेगा? वर्ब फ्रेज में जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होता है वही क्या होती है? हमारी मेन वर्ब होती है। वर्ब फ्रेज में जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होता है वही हमारी मेन वर्ब होती है। उसके पहले कितनी भी हमारी मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। हमारे केस में एक है, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकती है। ठीक है ना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम 4 वर्ब्स हो सकती हैं, और लास्ट वाली क्या होती है बेटा? मेन वर्ब होती है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्लियर है बात? तो ये जो बीटिंग है बेटा, इस मेन वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है? मेन वर्ब से हमें पता चल रहा है बेटा प्रोसेस का। ठीक है ना? प्रोसेस का। तो यहाँ से हमें प्रोसेस का पता चल गया मेरे बच्चे। स्टेट ऑफ एक्शन कौन सा है बेटा? कंटिन्यूअस। क्या हमें यहाँ से टाइम का पता चल रहा है? नहीं। क्या हमें यहाँ से सिंगुलरिटी या प्लूरैलिटी का पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? इससे नहीं पता चल रहा है बेटा। तो अच्छा, नहीं पता चल रहा है। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना। ये सिंगुलर प्लूरल बताने के लिए मेरे बच्चे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, और और क्या करते हैं? और टाइम बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टाइम भी चाहिए होता है। तो टाइम भी ये नहीं बता रही है, ना ये बता रही है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा, इसमें मैंने आईएनजी लगा चुकी है, एक इन्फ्लेक्शन हम इसमें कर चुके हैं, दूसरा हम करेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसमें आईएनजी और एस दोनों चीज़ लगा दें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसमें और कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और ये जो है इन्फॉर्मेशन हमें अधूरी दे रहा है। अधूरी क्या दे रहा है? हमें वर्ब से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ये हमें 2 ही दे रहा है। एक इनने टाइम मिस कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म के साथ किसकी फॉर्म का प्रयोग होगा भाई? बी की फॉर्म का। बी की फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सेकंड फॉर्म इज आर एम वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। ठीक है, तो क्या बी की फॉर्म आ रही है इसके साथ? देखो, वर्ब की आईएनजी के साथ एक बी की फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म में इज का जिक्र आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, रिमाइंड करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बी की फॉर्म इज का आ रहा है। अच्छा, इज क्या होती है बेटा? सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होता है, तो ये सिंगुलैरिटी बता रही है। सिंगुलैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कैसा है बेटा? सिंगुलर है। और टाइम क्या बता रही है बेटा? इज आर एम का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, वोज वर्ग का पास्ट के लिए होता है। तो टाइम का हमें किससे पता चल रहा है बेटा? टाइम का हमें किससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट का टाइम है? ये हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है। और इज हमारी क्या है मेरे बच्चे? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है मेरे बच्चे। इतनी बात क्लियर समझ में आई? तो हेल्पिंग वर्ब से क्या करता है? ये हेल्प कर रही है। ये देखो, इस मेन वर्ब के बस की बात नहीं रही, तो इस मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए कौन है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये किस चीज़ में हेल्प कर दिया बेटा? जो इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाई, उसको इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है ना? और ये क्या बता रही है भाई? टाइम बता रही है। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम बता रही है बेटा। और स्टेट ऑफ एक्शन को क्या कर रही है? स्टेट ऑफ एक्शन बता रही है। स्टेट ऑफ एक्शन ये बता चुका है, तो इससे ये बताएगी नहीं। ठीक है, इस केस में क्योंकि ये बता चुका है, स्टेट ऑफ एक्शन बताने की इसको जरूरत नहीं पड़ी। और क्या बता रही है? सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी। तो क्या देखो, ये बता रही है इज सिंगुलर होता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल भी बता रही है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये क्या हुआ बेटा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, अब नोट्स लिखेंगे भाई कुछ।
फर्स्ट नोट क्या लिखेंगे बेटा? मेन वर्ब ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ वर्ब फ्रेज। मैंने आपको बताया था वर्ब फ्रेज में जो सबसे बाद वाला वर्ड होता है वो क्या होता है? हमारी मेन वर्ब होती है। ढूंढने में बहुत आसान होती है। वर्ब फ्रेज के सबसे लास्ट वाला वर्ब मेन मेन वर्ब है, और उसके बाद में जितनी भी हैं वो सारी मेरे बच्चों हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू हैव अ हेल्पिंग वर्ब। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू हैव अ हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस के लिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो ही हो। अगर मेन वर्ब तीनों चीज बता रही है, प्रोसेस, टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो लैक कर रही है इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को नहीं बता पा रही, तो हमें जब वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, देयर कैन बी मिनिमम वन एंड मैक्सिमम थ्री हेल्पिंग वर्ब्स। किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो मिनिमम एक हो सकती है, कम से कम एक हो सकती है, जो कि हमने सेंटेंसेस भी देखे। और मैक्सिमम कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं? थ्री हेल्पिंग वर्ब्स मैक्सिमम हो सकती हैं। तो यानी कि एक वर्ब फ्रेज में मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितनी वर्ब्स हो सकती हैं? थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, एक मेन वर्ब, यानी कि टोटल फोर वर्ब्स हो सकती हैं। वर्ब फ्रेज में फोर से ज़्यादा वर्ड्स नहीं हो सकते। और ये जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है वो कौन से टेंस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना? मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इधर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो विल भी हमारी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, और वर्किंग भी वर्ब है। कितनी वर्ब? ये पूरी वर्ब फ्रेज हुई। कितने वर्ड हुए इसमें? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार वर्ड हुए इसमें। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, तो सबसे बाद वाला जो है बेटा ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है, और इसके बाद जितने भी हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। देखो मैंने कहा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा बी की फॉर्म आती है, और ये बी किस कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। और विल एक मॉडल होता है, फ्यूचर टेंस के लिए हमने विल का यूज किया है। तो इस तरह से इसमें टोटल ऑफ फोर वर्ड्स हो जाते हैं वर्ब फ्रेज में। इतनी बात समझ में आई? ओके। नोट्स आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ लिखेंगे भाई, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब in the sentence, it will always be main verb.
अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो हमेशा कैसी वर्ब होगी भाई? मेन वर्ब होगी। ठीक है। श्याम इज स्मार्ट। श्याम क्या है? स्मार्ट है। तो इसमें कितनी वर्ब है बेटा? एक वर्ब है। ठीक है ना? तो यही क्या होगी? हमारी मेन वर्ब होगी। कोई इस बात में विवाद की बात ही नहीं है। ठीक है। एक वर्ब है तो वो कोई सी भी वर्ब है वो हमेशा कैसी होगी मेरे बच्चों? वो हमेशा मेन वर्ब होगी। इतनी बात क्लियर आई? ये नोट डाउन किया आपने? अच्छे से समझ में आया सब? ठीक है। चलो। ठीक। बेटा देखो, सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती हैं? या तो नाउन बनती है या प्रोनाउन बनती है। और सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड या वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अच्छा। और सब्जेक्ट बनेंगे हमेशा नाउन या प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? सब्जेक्ट बनेंगे हमेशा नाउन या प्रोनाउन। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि हमें इंफॉर्मेशन किसी काम के बारे में देनी हो, और काम क्या होते हैं बेटा? वर्ब होती है। काम कौन से वर्ड बताते हैं? वर्ब बताते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन किसी काम के बारे में वर्ब के बारे में देनी होती है, तो हमें इंफॉर्मेशन जब हम वर्ब के बारे में दे रहे हैं तो वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम यहाँ इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में देना चाह रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन की जगह तो वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है भाई, वर्ब तो क्या बन नहीं सकता? सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट क्या बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। फंस गई बात। ठीक है। मैं कहूं कि भाई स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। ये स्विमिंग किसके लिए अच्छी है? हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। या रनिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। रनिंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो बेटा रनिंग है ना, भागना, ये तो एक काम हुआ। काम हुआ यानी कि वर्ब हुई। अच्छा, वर्ब हुई तो ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकती। लेकिन हमें क्या करना है? इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो वर्ब सब्जेक्ट बन नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। अच्छा, वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा तो इसके कोई तरीके होते होंगे भाई, कैसे बनाएंगे वर्ब को नाउन? तो बेटा वर्ब को नाउन बनाने के कितने तरीके होते हैं? अगर हमें वर्ब को बेटा नाउन बनाना पड़े तो उसके कितने तरीके होते हैं मेरे बच्चे? उसके तरीके होते हैं दो। एक तो तरीका होता है कि उसके पहले क्या लगा दो? टू लगा दो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बेटा उसके आगे क्या लगा दो? वर्ब में आईएनजी लगा दो। इन दोनों ही तरीकों से क्या बनता है? वर्ब को नाउन बनाया जा सकता है। अगर हमें वर्ब को नाउन की तरह से यूज करना है तो हमें उनको उसके पहले या तो टू लगाना पड़ेगा या फिर आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं उसके पहले टू लगा के, तो हम इसको बेटा कह देते हैं इन्फिनिटिव। और जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं आईएनजी लगा के, तो हम उसको बेटा कह देते हैं जीरंट। आपको पता चला कि इन्फिनिटिव और जीरंट क्या है? अगर मैं कह रहा हूं आपसे ये इन्फिनिटिव है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि वर्ब को नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। और क्या करके? टू प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा के। अगर मैं आपसे कहीं जीरंड वर्ड कह दूं तो क्या आप समझ जाएंगे कि जीरंड है, इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है नाउन की तरह से, वर्ब का नाउन बना के। ठीक है। जब हम बेटा वर्ब को नाउन बनाते हैं, वर्ब को पकड़ के किडनैप करके उसका नाउन बनाते हैं जबरदस्ती, तो वो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाता है, ना घर का ना घाट का। जब हम वर्ब को पकड़ के नाउन बनाते हैं तो ना तो वो पूरा नाउन ही रह जाता, ना वो पूरी वर्ब भी रह जाती। ठीक है ना? इसीलिए इन दोनों, वो नाउन का भी काम कर देती है और वर्ब का भी काम कर देती है। अच्छा, नाउन का काम करेगी तो क्या? नाउन का काम करेगी
तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और वर्ब का काम करेगी तो वो अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेगी। तो यानी कि ये इन्फिनिटिव और जेरंड ऐसी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, अगर ये नाउन की तरह से यूज हुए हैं तो ये क्या कर लेती हैं, ये नाउन या प्रोनाउन भी बन जाती हैं और अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको सेमी वर्ब्स कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है आधा, ये आधी वर्ब होती हैं, और आधी क्या होते हैं, ये आधे होते हैं नाउन। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी बात आपके। श्याम wants to beat मोहन। श्याम किसको पीटना चाहता है, मोहन को पीटना चाहता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले बच्चों हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। तो वर्ब क्या हुई बेटे हमारे, वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो श्याम क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो श्याम क्या है, एक नाम है, तो ये हुआ हमारा नाउन हुआ। अच्छा, वो वर्ब से कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं, तो वोट से या होम से। तो वॉन्ट्स वोट, श्याम क्या चाहता है, श्याम पीटना चाहता है। तो ट्रू बीट ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है बच्चे, तो यहाँ पे देखो बीट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या लगाया हुआ है, टू लगाया हुआ है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसको ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया गया है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेंगे बेटा, नाउन और प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, तो प्रोनाउन का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसकी तरह से यूज किया गया है, नाउन की तरह से। हमें कैसे पता कि टू प्लस वर्ब फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन की तरह से यूज किया गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। और हमें कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो हमें पता चला वर्ब से क्वेश्चन पूछ के। तो वॉन्ट्स वोट क्या चाहता है, टू बीट पीटना चाहता है। ऑब्जेक्ट हुआ, किसका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये वर्ब को, तो ये जो है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव। ये क्या हुआ मेरे बच्चे, इन्फिनिटिव हुआ। यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट नाउन बनाया हुआ है, क्या यूज करके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके। ठीक है। अच्छा, बीट क्या हुई, वर्ब हुई। तो इस बेटे वर्ब ने ऑब्जेक्ट का भी काम किया। अब देखना इसका कमाल, बीट हूम, वर्ब से, ये भी तो वर्ब हुई, इससे वोट का रिप्लाई मिला, तो ये ऑब्जेक्ट आया। और ये जो वर्ब है हमारी बीट, ये भी तो एक वर्ब ही है। जब इस वर्ब से हमने होम का रिप्लाई किया तो किस क्या आंसर आया, मोहन। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, इसका, यानी कि इन्फिनिटिव का। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि जब ये नाउन का काम कर रही है तो ऑब्जेक्ट बन रही है वर्ब का, और जब ये वर्ब का काम कर रही है तो अपना खुद का भी ऑब्जेक्ट ले रही है। तो यानी कि ये जो, जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं तो ये आधी नाउन हो जाती है, आधी वर्ब हो जाती है। यानी कि नाउन का भी काम कर देती है, वर्ब का भी काम कर देती है। जब नाउन का काम कर रही होती है तो ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन रही होती है, और जब ये वर्ब का काम कर रही है तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले रही होती है। इतनी बात क्लियर है भाई। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में मोहन क्या है भाई, नाउन है। अच्छा, एग्जाम्पल, अगर सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, भाई जो रनिंग है, भागना, वो क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो वर्ब क्या हुई हमारी, इज हमारी क्या हुई भाई बेटे, वर्ब हुई। इज हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। इज हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में तो वर्ब है, यानी कि वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वर्ब को नाउन बनाया हुआ है, क्या यूज करके बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करके। यानी कि ये क्या हुआ, जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं आईएनजी फॉर्म यूज करके, तो उसको हम क्या कह देते हैं मेरे बच्चे, जीरंड। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नाउन और वर्ब दोनों का ही काम करे। यहाँ पे देखो ये सिर्फ नाउन बनने का काम कर रहा है, एज अ वर्ब फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं ले रहा। हालांकि ऑब्जेक्ट रन
वर्ब लेती भी नहीं है। ठीक है, और इज हमारी कैसी वर्ब हुई बेटा, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। बी की फॉर्म हमारी कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फॉर क्या हुई हमारी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में हेल्थ क्या है, एक नाउन है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं मेरे बच्चों, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखती है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब वर्ब को बेटा नाउन बनाया हुआ है। वर्ब को नाउन बनाने के दो ही तरीके हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसको इन्फिनेटिव और जिरंड कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर नाउन बनाया जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन बनाया जाता है तो उसको जिरंड कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी वर्ब्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ब और नाउन दोनों बनने का काम एक साथ कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई मेरे बच्चों। तो अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं इस तरह से यूज होती है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये इन्फिनेटिव है या जीरंड है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए भाई, वर्ब में बेटा इतना ही जानते हैं, बाकी आप कोई भी सेंटेंस उठा के उसको ब्रेक करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।